हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल। लास्ट क्लासेस में मैं जर्नल के टॉपिक में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट करा रहा था। उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक सारे करा दिए थे कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट होता कैसे है। उसके साथ मैंने आप लोगों को बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग एंट्रीज हो गए, डिस्काउंट्स के टॉपिक्स हैं, ये सारे करा दिए थे। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब तक इसके 3 पार्ट्स बन चुके हैं। 4th पार्ट में अब हम आपके सामने हैं। इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो माने जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड है उनको डील करेंगे, उनको समझेंगे और उनकी क्या एंट्रीज होती है ये भी हम सीखेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है जो अब हम सीख रहे हैं, ये है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हम जानते हैं होता क्या है। बैड डेब्ट्स जो पैसा डूब जाता है, कि जब आप उधार माल बेचते हो तो बहुत बार आपके पैसे रिसीव्ड नहीं होते, इरिसीवेबल हो जाते हैं, कि आप कह सकते हो कि अमाउंट विच बिकम्स इरिकवेबल, जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो इंसॉल्वेंसी के काउज हों या किसी अदर काउज की वजह से हों, उनको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो बैड डेब्ट्स के लिए क्या होता है कि नॉर्मली इसमें 2 केस हो सकता है जिसके हम बैड डेब्ट्स की एंट्री बनाते हैं। इफ़ होल अमाउंट इज इरिकवेबल, तो वैसे केसेस में हम क्या होता है, अगर पूरा पैसा हमारे रिकवेबल है तो हम इसकी एंट्री बना देते हैं। बैड डेब्ट्स हो गया डेबिट, टू में उस पर्सन का अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है, उनके पर्सन्स अकाउंट, ये लिख देते हैं। जैसे मान लो हमारे मोहन के पास पैसे बाकी थे, अब वो मर गया या किसी अन्य कारण से वो पैसे डूब गए, तो हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, जितने अमाउंट है वो लिख दीजिएगा। अब इसमें दूसरा केस हो सकता है, इफ पार्ट ऑफ अमाउंट इज बैड। ठीक है, कि अब पार्टली जो अमाउंट है वो बैड डूब गया है आपका। ठीक है, एंड पार्टली रिसीव्ड, यानी कुछ पैसे मिल गए, कुछ डूब गए आपके पैसे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इस टाइप के एंट्रीज में। जैसे चलो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूँ। ₹3000 ड्यू विद राजू, ओनली 30 पैसे in a rupees is recoverable। कि 3000 रुपये राजू पे बाकी थे, जिसका कह रहे हैं 30% जो है वो रिकवेबल है। 30 पैसे इन अ रुपीज़, यानी 1 रुपये में 30 पैसे, 30 पैसे यानी 30% ले लो आप इसे। तो अब जब हम एंट्री बनाएंगे इसके, तो हमारी एंट्री हो जाएगी, पैसा आया हमें, क्योंकि 30% तो डूब जाएगा, माने मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बाकी के 70% तो आपके डूब रहे हैं, तो इसको आप बैड डेब्ट्स लिख दीजिएगा। बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। 2 में उसका नाम डाल दीजिए जिससे पैसे आपके डूब रहे हैं, तो राजू अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, राजू तो 3000 के लिए है, वो 3000 ही लिखोगे। इसका 30 पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं, तो 30 पैसे यानी 30%, इसका 30% निकाल लीजिए, 900 हो गया। और 70% जो होगा यानी 2100 जो है, ये आपका बैड डेब्ट्स हो गया। आप एंट्री कर लेंगे आराम से। अब इसी में नेक्स्ट केस है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि बैड डेब्ट्स के पैसे हैं जिसको हमने बेड मान लिया था, बाद में वो पैसे रिसीव्ड हो जाते हैं। यानी कई बार क्या होता है, आदमी किसी कारण से नहीं दे पाया, लेकिन वो ईमानदार है, या उसके बाल बच्चे उसके मर जाने के बाद आते हैं और आकर आपके पैसे दे जाते हैं, तो दैट्स ये बैड डेब्ट्स। आपने तो मान लिया था कि पैसे डूब गए, अब वो पैसे रिकवर हो रहे हैं। तो हम उस समय में, अब जैसे मान लो राम से पैसे मिले, सपोज करो राम था, राम ने 2000 रुपये हमारे डुबा दिए थे।
अब राम आता है 5 साल के बाद और हमें 2,000 रुपये दे जाता है, तो हमारे पास पैसे आए हैं तो हम क्या लिखेंगे, कैश डेबिट टू में राम, लेकिन वो गलत माना जाएगा। हमें एंट्री क्या बनानी होगी, हमें एंट्री बनानी होगी पैसा आया तो कैश, चेक से मिल रहा तो बैंक, तो कैश या बैंक आप डेबिट कर दीजिएगा। टू में जिससे मिला उसका नाम नहीं, हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जो बैड डेब्ट्स हमारे पैसे डूब गए थे वही रिकवर हुए हैं, रिकवर्ड अकाउंट, पैसे आप लिख दीजिएगा, आपकी एंट्रीज हो गई कंप्लीट। समझ रहे हो, नरेशन है बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इसके सिवा और कुछ आपको नई एंट्री नहीं लिखनी। अब चलो ऐसी नेक्स्ट टॉपिक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको एक बात और बता दूं, मैं आप ये मत सोचना कि आप जर्नल में झेल रहे हो, नहीं, इन्हें ध्यान से कर लीजिएगा। तो आपको ना कई चैप्टर्स हैं आगे, जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th चैप्टर की बुक का सबसे मेजर चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर में भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी, वहाँ पे भी आप फंसोगे इस चीज़ों की वजह से अगर आपको ये नहीं आते। अभी है नेक्स्ट टॉपिक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, तो ऐसे खर्च जिनका आपने यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है, बट आपने इनके पेमेंट नहीं किए हैं, यानी सम एक्सपेंसेस which are enjoyed but did not paid yet। अब तक यानी जिन पैसे जैसे खर्चे जिनको हमने इंजॉय तो कर लिया लेकिन उनके पैसे अब तक हमने पे नहीं किए हैं। जैसे आप रेंट वेंट पे रहते हो तो रेंट में क्या होता है, आप पैसे तो यूज़ कर रहे हो लेकिन उनको पेमेंट कब करते हो, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में भी महीने के बाद 5 तारीख 7 तारीख 10 तारीख को आप पैसे देते हो, तो ये आउटस्टैंडिंग है। तो अब आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग में एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग रेंट है या सैलरी है, ठीक है, या कोई और भी चीज़ ले लो, ऐसे ही आप मान लो कि तो इस टाइप का अगर कुछ भी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट है, सैलरी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसकी जब हम एंट्री बनाएंगे तो रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। टू में आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये एंट्री आप बना दीजिएगा। अब ऐसे अगर सैलरी होता तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जितने अमाउंट है वो लिख देंगे। दैट मीन्स क्या है कि हमने सैलरी को यूटिलाइज तो कर लिया, उनको ये काम तो करवा लिया, लेकिन अब तक उनके पेमेंट हमने अभी नहीं किया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने ऐसा इसलिए किया है चूँकि रेंट या जो सैलरी होता है वो तो एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट हो गया, और जो आउटस्टैंडिंग होता है वो एक तरह से क्या, आउटस्टैंडिंग है आपके लिए लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ भी वो करंट नेचर का लाइबिलिटीज़ है, यानी इसको विद इन अ ईयर आपको पे करना है, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ है, दैट्स वाई ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा। ऐसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जस्ट अपोजिट टर्म्स है ये, एक तरह से कहो। आउटस्टैंडिंग में क्या, हमने यूज़ तो कर लिया उनको लेकिन हमने उन्हें अभी पे नहीं किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ नहीं किया बट पेमेंट हमने पहले ही कर दिया। सपोज, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली मान लो, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा एडवांस हम पेमेंट कैसे करते हैं। कि अब जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन, अब हम कितने तारीख को, कोई एक डेट ले लेते हैं, मान लो हमने मान लो 1 जुलाई को पे किया, 1 जुलाई 2021 को पे करा, ठीक है, फॉर 1 ईयर। अब हमने 1 साल के लिए मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम चूँकि नॉर्मली ईयरली होता है, तो हम जब पे करेंगे तो अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएंगे, हम पे करेंगे तो अपने यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम लिख रहे हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा डेबिट। टू में आप पैसे दे रहे हो तो टू में आप कैश दे रहे हो तो कैश लिख दो, चेक से पे कर रहे हो तो बैंक लिख दो,
ठीक है, ये हो गया नॉर्मल एंट्री। अब जब इसी का मैंने क्या कहा, हम तो जुलाई को ले रहे हैं तो एक्सपायर तो जून तक चलेगा, हमारे अकाउंट तो क्लोज दिस माने मई मार्च में ही हो जाते हैं। तो अब देखो मार्च में हो गया, अप्रैल मई जून, 3 महीने का तो हमने एडवांस दिया। तो एडवांस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे वही एडवांस जो आपने पे कर दिया, जो एक्स्ट्रा पे कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड। अब उसकी आप एंट्री यहाँ पे शो कर दो। सपोज करो मान लो हमने ये 1200 रुपीज़ टोटल पे किए होते हैं 1 ईयर के लिए, तो अब हमारे 300 रुपये 3 महीने का एडवांस हो रहा, तो 3 महीने के जो आप होंगे उसके लिए आप ऐसे दिखा दोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू में इंश्योरेंस प्रीमियम ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये 300 रुपीज़ आप इसमें इंडिकेट कर दीजिए। 300 कैसे हुआ फिर से समझो आप, हमने 1 साल के लिए 1200 पे किया, क्लोज मार्च में ही हो गया, तो दैट्स वाई 3 महीने का हमने एडवांस दिया है, वो 3 महीने का हमने निकाल दिया 3/12 करके। उसकी नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है, तो डेप्रिशिएशन एक तरह से नॉर्मल कहो तो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स होता है। ये पूरा पूरा चैप्टर आपको आगे जाके पढ़ना है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। इसमें एक खेल और है, ये थोड़ा भी समझ लीजिए। एक्सेप्ट लैंड, यानी लैंड ही एक ऐसा फिक्स एसेट्स है जिसमें कभी डिक्लाइन नहीं होता, उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। तो आप कह सकते हो कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिशिएशन करते हैं। तो डेप्रिशिएशन की भी अब जर्नल एंट्री अगर हम बना रहे हैं तो एंट्री कैसे दिखाओगे, डेप्रिशिएशन कर लीजिएगा, डेप्रिशिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू में अब हमारे पास से जिस एसेट्स के लिए आप डेप्रिशिएशन कर रहे हो तो उस एसेट्स का नाम लिख दीजिए आप, एसेट्स अकाउंट। अब जैसे मान लो हमने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया 10% है, तो अब हमारा फर्नीचर मान लो अगर 3000 का, मान लो 30,000 का हमारा फर्नीचर है, अब एट द रेट ऑफ 10% आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, 30,000 का 10% जो आएगा 3,000 वो दोनों में आप लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा। तो ऐसे ही बिल्डिंग में हो तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, प्लांट है तो डेप्रिसिएशन टू प्लांट, जितने परसेंट बोला है 2%, 3%, 5%, 10%, वो आप निकालो, बस सिर्फ उतनी अमाउंट को आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन भी अब आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी जो फर्म है, फर्म के अंदर जो भी ऑनर है उनके कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो अब एंट्री इसमें क्या बनाइएगा, इसमें एंट्री जो बनाएंगे हम नॉर्मली बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे लिए तो एक्सपेंसेस हैं, तो हम एंट्री कर देंगे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट, टू में हमारे पास से क्या हो रहा है, तो हमारे में हम तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देंगे वो तो पार्टनर्स को माने या ऑनर को मिलेगा, तो ऑनर का अकाउंट कैपिटल होता है, तो टू कैपिटल अकाउंट ये आप दिखा दीजिएगा। अब नरेशन बस वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कंप्लीट है। अब जैसे चलो मैं एक एग्जांपल से इसको इंडिकेट कर दूं आपको, बुलेट से ये कि प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख, कि 10 लाख रुपए का कैपिटल है, उस पर आपको कह रहा है कि 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना। तो 10 लाख का 12% कितना होता है, आप निकालिएगा 1,20,000 जो है आपका वो बन रहा। 120 इसमें भी दिखा दीजिए, 120 आप इसमें भी इंडिकेट कर दीजिए, ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दिया हो, तो चलो वो भी ले लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वही है, पार्टनर्स के जो वो ड्राइंग्स करते हैं उस पर कंपनी या फर्म जो होता है उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है।
तो यहाँ पे सिंपल सा है, हम एंट्री बनाएंगे तो वो तो एक तरह से हमारे लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, या जो ऑनर है उनके लिए एक्सपेंसेस है, तो उनके लिए एक्सपेंसेस है तो उनका अकाउंट एक्सपेंसेस वाला ड्राइंग्स होता है, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब जैसे मान लो यही अगर 10,000 रुपीज़ उनका ड्राइंग्स है, उस पर बोल दिया 5% निकालना है, तो 5% निकाल के आप अमाउंट लिख दीजिए। ठीक है, ये जितने भी अमाउंट बोला है वो आप लिखना जानते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, एक्स मैंने एक्सपेंसेस ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग दे रखा हो, तो अब एक बात समझो, एक्सपेंसेस ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी हमने बिल्डिंग पे जो खर्च किए हैं, रिपेयर पे, इन चीज़ों पे, वो मुरम्मत पे, वो वाले, इसमें एक बात ध्यान रखो, अगर मेंटेनेंस वाले खर्च हैं, रिपेयर टाइप के खर्च हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, रिपेयर करा रहे हैं तो हमने रिपेयर का दाम लिख दिया, रिपेयर हो रहा तो आप रिपेयर की लिख दो, रिपेयर अकाउंट डेबिट। टू में क्या करोगे, पैसे गए हैं तो टू कैश अकाउंट। ये हो गया नॉर्मल वे में कि अगर आप रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन इसमें अब एक केस है, केस क्या है, चलो अब इसका एक नोट देखते हैं। इफ बिल्डिंग इज परचेज एंड नाउ रिपेयर इज डन। अब आप रिपेयर करा रहे हो, आपने बिल्डिंग खरीदा और उसी समय में आप रिपेयर करा रहे हो उसको, रिपेयर इज डन। तो ये जो डन रिपेयर किया आपने, ये वास्तव में बिल्डिंग की वैल्यू को ही इंक्रीज कर देगा, तो आप यहाँ पे रिपेयर ना लिख के फिर बिल्डिंग लिखोगे आप, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ रहे हो आप। टू में यहीं पे आप कैश दे रहे हो तो कैश, चेक से दे रहे हो तो बैंक, ये टर्म्स आप लिख देंगे। समझ में आया कि यानी अगर हम नॉर्मल वे में बिल्डिंग में रह रहे हैं और इसका मेंटेनेंस का खर्च कर रहे हैं, वाइट वॉश वगैरह करा रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू कैश। बट अगर हमने नई बिल्डिंग खरीदी और तब उसको हम वाइट वॉश कर रहे हैं, चाहे प्लास्टर करा रहे हैं, छोटे मोटे ही खर्च कर रहे हैं, तब भी वो बिल्डिंग में जुड़ेगा, बिल्डिंग टू कैश। यही सेम चीज़ जो होगा वो मशीनरी के साथ भी होता है। ये मान लो एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी हो, इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा आपको बिल्डिंग वाली चीज़ों में क्लियर कर दें कि एक बात ध्यान रखिए कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मान लो कि सपोज करो हमने वाइट वॉश कराने में 20,000 रुपये खर्च किए, तो भी वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू कैश ही रहेगा। ठीक है, और सपोज करो हम बिल्डिंग में हमने एक शेड बनवाया 5,000 रुपये का अपने कार पार्किंग करने के लिए, तो 5,000 ही लगे, 20,000 रुपये खर्च हुए थे तो हमने रिपेयर लिखा था, लेकिन 5,000 लगे, इससे क्या है, बिल्डिंग की वैल्यू इंप्रूव हो रही है, यानी कोई कैपिटल टाइप का एसेट्स इंक्रीज हो रहा, तो हम फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको, यानी हमने कोई शेड बना दिया, कोई टीन का ये हुआ या कोई, तो वैसे में हम क्या करेंगे, नॉर्मल में उसकी बिल्डिंग की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी, तो बिल्डिंग डेबिट टू कैश। और अगर हमने ऐसे रिपेयर करने के लिए किया, चूँकि जो बाद में फिर से दोबारा अगले साल वाइट वॉश हो गया, 2-3 सालों में, 2-1 साल में, तो वहाँ पे हम रिपेयर एंड टू कैश लिखते हैं। ठीक है, ये सेम इंस्टॉलेशन पे भी, अगर आप नॉर्मल रूटीन वाले खर्च कर रहे हो, आप जो रेगुलर नेचर के होते हैं, एकदम रेगुलर टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो हर महीने सर्विस करा रहे हो, ये सब चीज़ें हैं मशीन वगैरह की, तो उनमें आप क्या करता है, अगर ऐसे कर रहे हो तो आप फिर यहाँ पे वैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट कर दीजिए, टू में कैश। अब इसी में एक चीज़ है, अगर हमने ये रेगुलर नेचर का नहीं और हमने कोई कैपिटल नेचर का वर्क किया है, अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया यानी उससे मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, या हमने नई मशीन खरीदी और उस समय हमने रिपेयर करा, मैंने इंस्टॉलेशन पे खर्च किए, या हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उसको मैंने रिपेयर कराया, तो वैसे नेचर में जो होगा तब फिर हम मशीनरी को ही डेबिट कर देंगे। डेबिट टू में कैश, इसको ऐसे समझो। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। सपोज करो एक कार बिक रही है, आपने कार खरीदा, 2 लाख रुपए का कार है।
अब कार को यूज़ करने के लायक बनाने के लिए आपने क्या किया, उसकी थोड़ी डेंट पेंट करवाई, उसके टायर वगैरह चेंज कराए, ब्रेक व्रेक सब सही करा, इसमें आपके 20,000 रुपये खर्च हो गए। तो वो 20,000 जो खर्च हुए तो कार को यूज़ करने लायक बनाने में ही खर्च किया ना आपने। तो दैट्स वाई वो कार की वैल्यू आपसे अगर मैं पूछूंगा कितने की कार पड़ी, तो आप कहोगे सर 2 लाख की खरीदी, 20,000 खर्च किया। नहीं, हमारे लिए कार तो 220 की है। समझ में आ रहा? तो यही चीज़ यहाँ पे केयर करने की है। अब वही कार आपने खरीदा, अब आप लगातार यूज़ कर रहे हो, साल भर के बाद आपको सर्विस कराना पड़ा, सर्विस कराने में 25,000 रुपये खर्च हो गए। इंजन ऑयल वही ये वो सारी चीज़ें, ब्रेक व्रेक चेंज करते हो, तो वहाँ पे जो आपका खर्च हुआ वो फिर आपके रेगुलर नेचर के हैं, तो फिर आप वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लिखिएगा टू कैश। क्लियर है?